गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शुरू कर रहे हैं लेक्चर 32 बायो सेक्शन। टाइटल है सेल मेम्ब्रेन। सो देखिए, सेल्स मेम्ब्रेन से रिलेटेड आप डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे सेकेंड एमबीबीएस में, रॉबिन्स पैथोलॉजी। सो मेरा आइडिया आपको डराने का नहीं है, आपको सिर्फ एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप कितनी डेप्थ में आगे चल कर के पढ़ने वाले हैं। तो अभी फ़िलहाल नीट एग्ज़ाम के लिए आप सिर्फ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इस पे फोकस करना। सो पहला सवाल ये उठता है, हाउ डू यू विजुअलाइज योर सेल मेम्ब्रेन। जब आप सेल मेम्ब्रेन नाम पढ़ते हैं तो आपके माइंड में क्या फ्लैश होता है? क्या आप ऐसे स्ट्रक्चर को, स्ट्रेचेबल स्ट्रक्चर को इमेजिन करते हैं, या फिर एक पॉलीथीन पैकेट को जो कि एक रिजिड स्ट्रक्चर है? सो एनसीईआरटी में ऐसी कुछ इमेज दी गई है। ओके, तो हम एक एक करके इसके कंपोनेंट्स को समझेंगे। सबसे पहले हम फोकस करते हैं लिपिड बाइलेयर पे। बायोमोलिक्यूल्स जो हमने बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में पढ़े थे, पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, ये तीनों पॉलीमर्स होते हैं। ओके, इसमें जो मोनोमर्स हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। पॉलीसेकेराइड में आपको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड दिखेंगे, प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड्स, न्यूक्लिक एसिड में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स। लिपिड बाइलेयर में जो आप देखेंगे, ये इंडिविजुअल जो फॉस्फोलिपिड्स हैं, ये इनका हेड है और ये टेल रीजन है। तो इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शायद ये एमसीक्यू में आ सकता है कि विच बायोमोलिक्यूल डज नॉट हैव बॉन्ड्स बिटवीन इट्स मोनोमर यूनिट। सो टेल रीजन हाइड्रोफोबिक होती है, तो हमारी एक और लेयर जनरेट हो जाती है, तो हाइड्रोफोबिक रीजन्स एक दूसरे को फेस करते हैं। तो इस तरह से लिपिड बाइलेयर बनती है। और यहाँ पर आप देखिए, अगर हमारे पास एक ही सिंगल लेयर है तो वो एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना सकती है। ओके, तो मेन इसका ओरिएंटेशन ऐसा होता है कि हाइड्रोफोबिक रीजन एक दूसरे के साथ एसोसिएट होते हैं एंड हाइड्रोफिलिक रीजन बाहर प्रोजेक्ट करेंगे जहाँ इन्वायरमेंट में वाटर है। वाटर, अब नाम में ही हाइड्रोफिलिक है, तो ये वाटर फेसिंग होगा और ये दे विल बी प्रोजेक्टेड अवे फ्रॉम वाटर। इस स्ट्रक्चर को मिसल कहा जाता है। सो ये जो लिपिड बाइलेयर की स्ट्रेट लेयर है, ये ऐसे बेडशीट की तरह स्ट्रेट नहीं रहती है। ये एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर एनर्जेटिकली अनफेवरेबल है। ओके, सो ऑटोमेटिकली ये इस तरह से फोल्ड अप होते हैं। तो ये राउंड स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है लिपिड बाइलेयर का। ओके, तो देखिए, एवोल्यूशन में लिपिड का भी कितना इम्पोर्टेंट रोल है। भले ही हमारे पास आरएनए हो, डीएनए हो, प्रोटीन हो, लेकिन एक बाउंड्री भी तो होना ज़रूरी है। ओके, तो हम ये कभी नहीं कह सकते कि कौन सा बायो मैक्रोमोलिक्यूल इम्पॉर्टेंट है। सब इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं एंड दे ऑल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स मेकिंग अ फंक्शनल सेल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू फॉस्फोलिपिड्स ऑटो असेंबल। तो मैंने ये बात हाईलाइट की आपको कि इनके बीच में बॉन्ड्स नहीं होते हैं। ओके, तो इसका जो अपर रीजन है, ये जो हेड रीजन है, ये पोलार है, हाइड्रोफिलिक है, एंड ये टेल रीजन हाइड्रोफोबिक है। तो ऐसे मॉलिक्यूल को एम्फीपैथिक कहा जाता है। एम्फी का मतलब है डुअल नेचर। ओके, सो इट इज बोथ हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। सो थर्मोडाइनमिकली सारे हाइड्रोफोबिक रीजन एक दूसरे के साथ एसोसिएट होंगे। तो ये चार्ज के जैसा नहीं है, जैसे हमने चार्ज में पढ़ा है ना, ऑपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोफोबिक regions they attract each other and they tend to assemble। तो इस तरह से फॉस्फोलिपिड्स ऑटो असेंबल हो जाते हैं। ये है लेसिथिन जो कि फॉस्फोलिपिड है। ये इमेज मैंने एनसीईआरटी बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर से ही पिक की है। अब इस स्ट्रक्चर को आप कंपेयर कीजिए इसके साथ, क्या ये दोनों सेम लग रहे हैं आपको? देखिए, ये जो R2 रीजन है ना, R1 एंड R2, ये फैटी एसिड्स हैं। तो इसको आप ओपन अप कर दीजिए तो इतनी लंबी आपको एक चेन दिखेगी। ओके, और ये चेन ही उसको हाइड्रोफोबिक नेचर प्रोवाइड करती है। ये नॉन पोलर रीजन है एंड इट बिकम्स हाइड्रोफोबिक रीजन। ये पार्ट आप याद कर सकते हैं, ये क्या है? ये ग्लिसरॉल है। ओके, तो मेन फ्रेम ये प्रोवाइड करता है, इस पे फैटी एसिड्स अटैच्ड हैं।
देन यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप है, इसीलिए इसे फॉस्फोलिपिड कहते हैं। ओके, एंड उस पे ये स्ट्रक्चर अटैच्ड है, कोलिन। सो फॉस्फेट एंड कोलिन। ओके, सो इस तरह से आप इमेजिन कीजिए कि नेक्स्ट टाइम आप R2 को एक्सटेंड कर दीजिए, तो तब आप समझ पाएंगे कि जो स्ट्रक्चर हम ऐसे बनाते हैं लिपिड बाइलेयर में, ये दो एक्सटेंशंस, ये बेसिकली फैटी एसिड्स के लॉन्ग चेन्स होते हैं, और वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये रीजन नहीं होगा तो लिपिड बाइलेयर ही नहीं बन पाएगी। हाइड्रोफोबिक रीजन बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ आप इसमें नोट कीजिए, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड दिखेगा, उससे एक बेंड क्रिएट होता है, इसे किंक कहा जाता है। ये भी बायोकेमिस्ट्री का एक टर्म है। सो ये एनसीईआरटी की लाइंस हैं। Cell membrane is mainly composed of lipids and proteins. Major lipids are phospholipids that are arranged in bilayer. अब आपने स्ट्रक्चर भी देख लिया है, तो आप अप्रिशिएट कर सकते हैं कि ये जो फॉस्फेट ग्रुप है उससे उसका हाइड्रोफिलिक नेचर आता है, एंड जो फैटी एसिड रीजन है उससे हाइड्रोफोबिक। Also, the lipids are arranged within the membrane with the polar head towards the outer side, water side जो है, and hydrophobic tails towards the inner part. This ensures that non-polar tail of saturated hydrocarbons is protected from the aqueous environment. तो बायोकेमिस्ट्री इसी तरह से पढ़नी चाहिए। तो कहीं आपको कोई रॉन्ग स्टेटमेंट अगर कहीं दिखा, जैसे नीट में पूछा जाता है आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स, तो इमीडिएटली आप उसे पिन पॉइंट कर पाएंगे कि अच्छा ये गलत जा रहा है, ये कीवर्ड यहाँ नहीं होना चाहिए था। ओके, तो इसीलिए आप जब आप कुछ भी सेंटेंस पढ़े तो उसे डायरेक्टली माइंड में इमेजिन भी कीजिए इन द फॉर्म ऑफ इमेज। अब देखिए, जो फॉस्फोलिपिड्स हैं वो एनसीईआरटी में जो इमेज दी गई है उसमें सब एक जैसे ही दिख रहे हैं, बट इन रियलिटी वो एक जैसे नहीं होते हैं। अभी देखिए, इसमें फॉस्फोटाइडल कोलिन है जो लेसिथिन हमने अभी पढ़ा, फिर ये जो ब्राउन है ये स्विंगोमाइलिन है, ये स्ट्रक्चर्स हैं ग्लाइकोलिपिड्स। देन इनसाइड होते हैं फॉस्फोटाइडल सीरीन, फॉस्फोटाइडल आइनोसिटॉल, एंड जो येलो कलर है वो है फॉस्फोटाइडल इथेनॉल एमाइन। तो ये सारी वैरायटीज़ हैं फॉस्फोलिपिड्स की। आगे चल कर के हायर क्लास में आप पढ़ेंगे फिजियोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में, कि इनके अलग अलग क्या क्या रोल होते हैं। बट फिलहाल आप सिर्फ अवेयर हो जाइए कि फॉस्फोलिपिड में भी अलग अलग वैरायटीज़ होती हैं, एंड हर मॉलिक्यूल का एक स्पेशल रोल है। अब देखिए, इसमें फॉस्फोलिपिड के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल भी होता है हमारी मेम्ब्रेन्स में। सो आप रिकॉल कीजिए इसमें से कोलेस्ट्रॉल कौन सा है। सो ये स्ट्रक्चर है कोलेस्ट्रॉल। ओके, तो ये जो आपको दोनों रीजन में दिख रहे हैं, जो साइटोप्लाज्मिक साइड को फेसिंग है और जो आउटसाइड फेसिंग है, दोनों लेयर्स में कोलेस्ट्रॉल दिख रहा है। ये हमने कर लिया है लिपिड बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड्स हमने डिस्कस कर लिए। इंटीग्रल प्रोटीन है ये हैं शुगर्स, और ये हैं प्रोटीन्स, अगेन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स। अब देखिए, कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर ये दिया है बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में। अब इसको भी आप इस तरह से ओरिएंट कीजिए, तो ये आपको हाइड्रोफिलिक रीजन दिखेगा। ओके, और ये पार्ट इसका हाइड्रोफोबिक हो जाएगा। सो ये इस तरह से प्रोजेक्टेड रहते हैं। देखिए, पोलार हेड है, जो OH ग्रुप है वो उसको पोलैरिटी देता है, एंड बाकी का स्ट्रक्चर नॉन पोलर रीजन है। एंड ये जो साइक्लिक रिंग्स हैं यहाँ पर, ये इसको रिजिड प्लानर स्ट्रक्चर देते हैं। सो कोलेस्ट्रॉल का रोल क्या है? इट स्टिफेंस सेल मेम्ब्रेन, इट डिक्रीजेस फ्लूइडिटी। तो आप इसे नेगेटिव में मत लेना, ये फिजियोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट है कि सेल मेम्ब्रेन्स को थोड़ी स्टिफनिंग की ज़रूरत है। तो देखिए, स्ट्रक्चर में ये जो ग्रे कलर के स्ट्रक्चर्स हैं वो हैं कोलेस्ट्रॉल। तो सेल मेम्ब्रेन का डिटेल स्ट्रक्चर वाज स्टडीड ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन द 1950s, और ये किस पे हुआ था? RBCs की सेल मेम्ब्रेन पे स्टडी हुई थी। सो देखिए, ये है इमेज, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ रेड ब्लड सेल। तो ये मेम्ब्रेन इतनी थिन है,
तो इसमें अगर आप जूम इन करेंगे तो ये आपको 3D व्यू दिखेगा लिपिड बाइलेयर का एंड ऑल द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ये है इसका 2 डायमेंशनल व्यू। सेल मेम्ब्रेन्स ऑल्सो पोजेस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, और यहाँ पर परसेंटेजेस दी है। रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स वेरीज कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप्स। इन ह्यूमन बींग्स द मेम्ब्रेन ऑफ एरिथ्रोसाइट has approximately 52% protein and 40% lipids. Now, depending on the ease of extraction, membrane proteins are classified as integral and peripheral. तो देखिए नाम में ही उसका हिंट है। तो पेरिफेरल प्रोटीन्स दे लाई ऑन द पेरिफेरी, जो कि सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन है, while integral proteins are partially or totally buried in the membrane. So जो फाइनल अप्रूव हुआ था मॉडल उसे कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, एंड दिस वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972। तो उसमें फ्लूइड मोज़ेक जो नाम है, फ्लूइडिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, व्हाट इज इट, ये फ्लूइडिटी क्या होती है? सो अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, क्वाजी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड enables lateral movement of the proteins within the overall bilayer. सो इसको यहाँ पर जो वो प्रोटीन्स होते हैं तो वो इसके थ्रू ऐसे लैटरली मूव कर सकते हैं इस तरफ, ओके, या आगे पीछे, लेकिन वो लिपिड मेम्ब्रेन के अंदर इजीली मूव करते हैं। तो ये इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि ये एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड नहीं है, वो फ्लूइड नेचर है इसका, लिपिड बाइलेयर का। द एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज इट्स फ्लूइडिटी. So fluid nature of membrane, it helps in all these roles: cell growth, intercellular junction, then receptors on the membrane, very important, इसी से signal transduction होता है, then secretion, endocytosis and cell division. So membrane से related ये है keyword selectively permeable. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर ये molecules allowed नहीं हैं तो वो नहीं enter करेंगे blue और grey, and ये these molecules are needed by the cell red and green, तो वही अलाउ किए गए हैं। तो इसी को कहते हैं सेलेक्टिव परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन। अब हमने सेलेक्टिव परमिएबिलिटी की बात की है तो नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। तो इसमें ये 4 कैटेगरीज हैं। तो एनसीईआरटी में सिर्फ ये 3 डिस्कस की गई हैं, फैसिलिटेटेड के बारे में नहीं बताया गया है। तो पैसिव क्या होता है? एज द नेम सजेस्ट, पैसिव में एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ओके, तो मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे अक्रॉस द मेम्ब्रेन। फैसिलिटेटेड भी एक तरह का पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, बट इसमें एक स्पेशल ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है, ओके। ऑस्मोसिस में सोल्यूट मूव नहीं होते, सॉल्वेंट मूव होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन, हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। तो एक चीज़ आप याद रखना, ये तीनों डिफ्यूजन के एग्जाम्पल्स हैं, तो इसमें मूवमेंट हमेशा हाई टू लो की तरफ होगा, ओके। ऑन द अदर हैंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन यूजेस एनर्जी। तो जब आप एनर्जी यूज़ कर रहे हैं तो यू कैन गो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये इसका कीवर्ड है, अगेंस्ट the concentration gradient, and this is only possible because we are using energy. तो जैसे अगर आपको बोरिंग से अगर पानी ऊपर टैंकी में चढ़ाना है तो आपको मोटर यूज़ करनी पड़ेगी, सो मोटर आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है, तो आप अगेंस्ट द ग्रेविटी काम कर सकते हैं। सेम वे यहाँ पर अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मॉलिक्यूल्स कैन ईजिली मूव। So this was all about cell membrane. I hope this video was helpful to you. Thanks a lot for watching my video and take care of yourself.